नेहा, क्या हुआ? तीनों की करा ली। अर्चना दी, मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते पूनम। हेलो हेलो हेलो। हाँ अर्चना, वो बात हो गई है क्या तुम्हारी शुभम से? वो मैं फोन मिला रही हूँ उनको। हाँ ले, वो उठा नहीं रही है। हाँ तुम्हारा उठाया? मैं दोबारा से कॉल कर रही हूँ फिर से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक। तब तक फिर मैं बस पहुंच गई हूँ घर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, फिर चलो ट्राई करो, फिर देखती हूँ मैं भी। ठीक। हेलो हेलो। हाँ अभी फोन उठ गया है, उनसे बात हो गई है ना अभी। अच्छा उठ गया? हाँ वही, उसके बेटे का भी नहीं उठ रहा, उसका भी मैं मिला रही हूँ। चलो उनका ठीक है, उठा फिर तुमको मैंने मैसेज है। मैसेज भी उसको कर दिया था कि तुमको को होस्ट बना दे। ठीक है, हाँ फिर तुम हो शुरू गया कर हो देना। गया अब हो गया। ठीक है, ओके, चलो। ओके ओके ओके। ओके। गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पिछली जो क्लास करी थी, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग जो इश्यू था वो रह गया था इसमें, है ना? इसी के आगे था, उसमें क्लास में रह गया था यस मैम। कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली और इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। ये आपका जो एक टॉपिक था, इसका ये हाफ पोर्शन जो है अनकवर्ड हो गया था। आज हम लोग वो डील करेंगे, ठीक है? जी मैम। और पिछले वाले में बाद में लास्ट में अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो पिछले वाले का आप लोगों को कोई उसमें प्रॉब्लम रही हो तो उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
अब हम लोग आते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। पेरेंटिंग की जहां बात कही जा रही है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की बात कही जा रही है। इन इश्यूज को यहाँ पे भी देखो आपके इस जो है इंक्लूड किया गया है पीएचडी के क्यों ये रिसर्च के इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू है जो पेरेंटिंग है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ओवरऑल जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो आपको पता होंगे। हम फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट, जितने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन सब का जो है इफेक्ट या इम्पैक्ट है ना, ये बच्चे की अगर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं उसका सीधे हम बात कहते हैं, अगर हिंदी में बात कहते हैं, उनका पालन पोषण किस तरह से उनकी जो है परवरिश हो रही है बच्चे की, किस तरह से उसको पाला पोसा जा रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ओवरऑल जितने डोमेन्स की बात करें या हम पर्सनालिटी की बात करें। तो क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आगे हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जैसे आपको स्लाइड यहाँ शो हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो बात कही है कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर parenting practices which are the mechanism through which parents directly help their children attain socialization goals। जो भी सोसाइटी में है ना, किसी भी समाज में, भाई हम सब क्या हैं, लिविंग बीइंग, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बीइंग, समाज में रहते हैं। मैंने एक बार पिछली वाली क्लास में भी कहा था कि हम लोग क्या सामाजिक प्राणी माना जाता है हम लोगों को। तो एक सोसाइटी में रहते हैं, उन सोसाइटी के अपने कुछ लक्ष्य, कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अटेन करने के लिए चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ये एक मैकेनिज्म है जिसका कि बच्चे के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है कि वो जो सामाजिक जो इतने भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सके। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दिया गया है जो कॉन्सेप्ट टेबुला रासा, वर्ड सुना है किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. खाली स्लेट दिया था ये? मैम, खाली स्लेट के समान बताया टेबुला रासा। हाँ, किसके द्वारा दिया गया था ये? मैम जॉन जॉन लॉक। लॉक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने इस बात को कहा कि बच्चे को एकदम जो है ब्लैंक स्लेट है ना, क्लीन स्लेट, ब्लैंक स्लेट कहा गया है। और ब्लैंक स्लेट से मतलब है कि आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने से मतलब ब्लैंक स्लेट से कंपैरिजन किया गया बच्चे से कि आप बच्चे को जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं, आप जिस तरह से उसकी रियरिंग करके, उसकी केयर करके जैसे आप मोल्ड करना चाहें वैसे बच्चे को किया जा सकता है। तो उन्होंने इसीलिए चाइल्ड के माइंड को टेबुला रासा क्या कि जो भी आप कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें, और वो दी कैसे जाएंगी, वो ऐसे अपने आप तो नहीं आ जाएंगी। वो क्या है, वो जो पेरेंटिंग है, जो लालन पालन है, जो पोषण उनको किया जो होगा घर में, पोषण से मतलब यहाँ वर्ड वहां से नहीं कह रहे हैं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस पोषण, हम न्यूट्रिशन की बात नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके जो है किस तरह से उनको परवरिश दी जाती है। ठीक है, तो वो उसके द्वारा किस तरह से उसके कोई भी डायरेक्शन उसको दिया जा सकता है। अब अगर एक एग्जाम्पल की बात करें कि किसी भी, हम कहते हैं ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, और हम अगर ये कहें कि अगर कोई क्रिमिनल फैमिली जहाँ का बच्चा हो और उस बच्चे की रियरिंग है ना, उसकी जो परवरिश है वो ऐसी फैमिली में जहाँ पे संस्कार है ना, मॉरल वैल्यूज सारी अगर उसको दी जाती हैं, उसको वहां से अलग कर दिया जाता है, तो जो हेरिडिटरी उसके जो भी अनुवांशिक गुण हैं वो हावी उस पर नहीं होंगे, बल्कि जो परवरिश उसको दी जाएगी उसके, इसीलिए कहा है कि ब्लैंक स्लेट उसका माइंड कहा गया जॉन लॉक के द्वारा। तो जो भी जिस तरह की परवरिश दी जाएगी वो उसी डायरेक्शन में जो है अपने आप को वो बच्चा खड़ा कर सकता है अपने किसी भी फील्ड में, या हम ये कह सकते हैं जो परवरिश देने वाला है उस बच्चे को उस डायरेक्शन में उसको बना सकता है। ठीक है, फिर हमारी आती है स्टाइल्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग और टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं। एक्चुअली जो साइकोलॉजिस्ट रही
डायना बॉमरिन, उन्होंने 1960s में, है ना, रिसर्च कंडक्ट की करीबन 100 प्री स्कूल जो एज चिल्ड्रंस थे उन पर उन्होंने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन किया, है ना, नेचुरल वे में। ऑब्जर्वेशन के वेज होते हैं ना, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ स्टडी होता है, चाइल्ड स्टडी पढ़े होंगे, जी मैम। मेथड ऑफ Yes, चाइल्ड ma'am. स्टडी। तो उसमें जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने यूज किया और पेरेंटल इंटरव्यूज भी लिए, ऑब्जर्वेशन भी किया बच्चों का, जो प्री स्कूल एज चिल्ड्रन बच्चे थे, और पेरेंट्स का इंटरव्यू भी लिया गया। उस इंटरव्यू के द्वारा और रिसर्च मेथड्स के इसके द्वारा उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं पेरेंटिंग के, या स्टाइल्स कहा, टाइप्स कह लो उसको चाइल्ड रियरिंग की, है ना, कुछ भी हम वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जो है निकाली। अब चाइल्ड रियरिंग स्टाइल का ये जरा एक देखिए कि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटिंग बिहेवियर्स दैट अकर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस क्रिएटिंग एन एंड्योरिंग चाइल्ड रियरिंग क्लाइमेट। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे अलग अलग जो चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स हैं उसके बारे में, पर ये एक कॉम्बिनेशन है कि बिहेवियर किस तरह से बच्चे को जो है हम पेरेंटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। एक बहुत पूरा एक हम एक तरह से उसको नहीं फील्ड में ले जा सकते, उसको कई चीजों से जोड़ना पड़ेगा, उसको सिचुएशंस के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, किस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से बिहेवियर को मोल्ड करना पड़ेगा पेरेंट्स को। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड रहते हैं। ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं चाइल्ड रियरिंग हम स्टाइल की बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ विच एस्टैब्लिश एन इमोशनल कनेक्शन विद द चाइल्ड। सबसे पहले जरूरत है, हम अगर बात करते हैं चाइल्ड रियरिंग स्टाइल की, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करने की इस चीज को जरूरत है, इस बात को मानने की जरूरत है कि वो बच्चा है। हम सबसे पहले ये तो माने कि वो बच्चा है। एंड इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ विच एस्टैब्लिश एन इमोशनल कनेक्शन विद द चाइल्ड। और उसके साथ अगर पहले हमें ये मान लें कि बच्चा है और उसके साथ जुड़ना जो है जरूरी है, तभी हम जो है एक बॉन्डिंग, एक इमोशनल कनेक्शन, एक संवेगात्मक जो हम एक रिश्ता है उस बच्चे के साथ में बना पाए, तभी हम उसको प्रॉपर जो है जो भी उसकी रियरिंग है उसकी केयरिंग है कर पाएंगे। बिहेवियर कंट्रोल और एनाटॉमी ग्रांटिंग, ये आगे डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूंगी। ये जो बॉमरिन ने जो 1960 में मैंने अभी पहले कहा था, जो दी पेरेंटिंग की जो उन्होंने रिसर्च करके, तो उन्होंने 4 तरह की ये पेरेंटिंग जो स्टाइल और कह सकते हो टेक्निक्स, है ना, ये उन्होंने फाइंड आउट की थ्रू द रिसर्च। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल और टेक्निक, कोई भी वर्ड इसको बोल सकते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और टेक्निक, परमिसिव, अनइन्वॉल्व में नेग्लेक्टेड भी इसको बोलते हैं, कहा जाता है, नेग्लेक्टेड चाइल्ड रियरिंग स्टाइल भी इसको कहते हैं। ये 4 जो है बॉमरिन के द्वारा पेरेंटिंग स्टाइल दी गई। अब हम अगर बात करते हैं अथॉरिटेटिव की चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, अब इसको वैसे सब लोग कहते हैं कि बेस्ट, इसको कहा गया है कि अथॉरिटेटिव जो है वो जो चाइल्ड रियरिंग है वो सबसे ज्यादा सही मानी गई है। अथॉरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग में आप जैसे एक डायग्राम खुद जो मैं इसमें फोटो है उससे कुछ देख रहे हो कि फिगर में दिखाई दे रहा है कि मदर और डॉटर है। शायद स्लाइड बढ़ नहीं रही मैम। स्लाइड नहीं चेंज नहीं, अथॉरिटेटिव का नहीं आ रहा है मैम नहीं फर्स्ट मैम, स्लाइड आ रही है। फर्स्ट स्लाइड आ रही है मैम। अच्छा जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड। अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम।
बेटा अब हो रहा है? यस जी मैम। मैम। अब शो हो रही है? जी मैम। यस मैम। ये वीडियो ऑफ करने के लिए, अच्छा ये एक्चुअली वीडियो ऑफ करके तभी शेयर में आ रहा है। नेक्स्ट कैसे चेंज हो? अब ये दिखाई दे रहा है अथॉरिटेरियन अथॉरिटेटिव? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया कि ये जो चार बताई, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग, जैसा कि फोटो भी आप लोग को दिखाई दे रही होगी, इस फोटो के में भी देखिए कि जो एक दिखाई दे रहा है मदर और एक डॉटर, है ना, जो एक बुक के साथ में। तो आपको इस फिगर से ही उस चीज का जो अथॉरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग का एक थोड़ा सा इससे खुद ही कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा हो कि मदर किस तरह से उसके बच्चे के साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। अथॉरिटेटिव जो है चाइल्ड, हम एक चीज इसमें ये समझ लो कि जो अगर जब हम कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखना कि चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अगर पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ते हैं। कंट्रोल, डिमांड, ठीक है, वार्मथ और रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। बस इन्हीं का जो है चारों में सिर्फ वेरिएशंस होता है। अगर हम अथॉरिटेटिव की जहां पे हम बात कर रहे हैं तो ये वर्ड बार बार रिपीट होगा आगे की, अभी मैं जब एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, कि वार्मथ और रेस्पॉन्सिवनेस, है ना, अथॉरिटेटिव जो चाइल्ड रियरिंग स्टाइल होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है, और कंट्रोल और डिमांड भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज समझ के रखना, क्योंकि यही सब चार चीजों पे ही पूरा का पूरा जो है पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो मूव करती है। जब चारों के चारा हम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इसका एक यही चीज है कि कौन सी चीज कब बढ़ रही है और किसमें क्या चीज कम हो रही है। वार्मथ आप समझते हो, रेस्पॉन्सिवनेस, वार्मथ क्या है? वार्मथ से मतलब कि बच्चे को, कि उसको एक प्यार, एक अफेक्शन, है ना, इस तरह की चीज उसको दी जा रही है। रिस्पॉन्सिवनेस की उसको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है बच्चे को। और कंट्रोल, किसी भी चीज पे, किसी भी उसके डिसीजन पे, वो कोई काम कर रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है तो उस चीज पे कंट्रोल करना। और डिमांड, उससे एक्सपेक्टेशंस की बात हम कहते हैं, डिमांड की बात आती है तो डिमांड की, बच्चे से भाई डिमांड क्या है, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वर्ड यहाँ पे प्रॉपर आता है, एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। तो ये चार चीजें, ये चारों की चारों जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें की क्या चीज ज्यादा, तो जो अब हम अथॉरिटेटिव की हम जब बात करते हैं तो वार्मथ और रेस्पॉन्सिवनेस, है ना, बच्चे के प्रति प्यार और अफेक्शन बड़ा हुआ होगा। और रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसके लिए, उसके प्रति किसी भी बात के लिए जो पेरेंट्स हैं, इस बात को कोई भी चाहे वो क्वेश्चन कर रहा है या कोई चीज पूछ रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्स उसको देंगे। कंट्रोल और डिमांड, कंट्रोल भी रहेगा और डिमांड भी हाई होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जिसको मैंने कहा डिमांड के लिए, ये चीज भी हाई रहेगी। यहाँ पे देखो एक दिया, अथॉरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच इन्वॉल्व्स हाई एक्सेप्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, adaptive control techniques and appropriate autonomy granting। कुछ कॉमन जो है ट्रेट्स है इसकी, जो मैंने कहा, हाई रिस्पॉन्सिवनेस, हाई डिमांडिंगनेस, ठीक है। रिस्पॉन्स भी, पेरेंट जो है बच्चे के किसी भी उसकी कोई क्यूरियोसिटी है, अब इसको बात को एग्जांपल्स के साथ अगर समझो कि छोटे बच्चे की जब हम बात करते हैं, आप प्री स्कूल एज की अगर हम बात कर रहे हैं ईयर्स में, है ना, क्योंकि स्टडी की थी बॉमरिन ने प्री स्कूल ईयर्स की, तो प्री स्कूल एज जो कि कब किस एज ग्रुप में होता है, 2 to 6 ईयर्स की एज में। तो उस एज ग्रुप में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा जब देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन रेज करता रहता है, तो उस क्वेश्चन की रेज करने पे अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है तो वो पेरेंट्स उसको रिस्पॉन्स देंगे हर एक क्वेश्चन में। हाँ, ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को हर चीज का आंसर आता हो, पर हाँ उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इस चीज को हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, या बाद में, या इस तरह से, या मुझे पता नहीं है, कुछ भी कह के। पर उसको ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स ना देना, एक बार कहा उसने, दूसरी बार पूछा किसी चीज को, तीसरी बार का, और अनरिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंटिंग अगर कोई पेरेंट कर रहा है, ठीक है। हाई डिमांडिंग नेक्स्ट ये है कि
जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस भी इस जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें बहुत ज्यादा होती है बच्चे के साथ, कि एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं बच्चा उस तरह का, चाहे वो हम स्कूल की परफॉर्मेंस की, एकेडमिक की बात करें, या हम बिहेवियर की बात करें, या हम कोई भी किसी भी तरह की सोशल नॉर्म्स की बात करें, सोसाइटी में किस तरह से वो बिहेव करे, तो और फैमिली में किस तरह से करे, तो ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे के साथ में इस पेरेंटिंग स्टाइल में रहती हैं। सेट्स एक दूसरी चीज जो आती है इसकी, कि सेट्स क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर किड्स। रूल्स जो होते हैं इस पेरेंटिंग जो टेक्निक है और स्टाइल है वो एकदम डेड क्लियर, इफ एंड बट कुछ नहीं, जो चीज बताई है वो रूल वो एकदम क्लियर है, और उसके पीछे ये भी है कि वो रूल बनाया गया, आगे वो चीज आएगी कि रूल बनाया गया है तो वो क्यों है, उसके पीछे रीजन आउट भी होगा, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस वो भी क्लियर होंगी। कम्युनिकेशन इस पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का रहता है। अलाउ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस टू अकर, मतलब जो एक नेचुरल कंडीशंस हैं वो होने देने के लिए कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं उस तरह का बनाया जाता है, उस तरह की चीजें बच्चे के साथ में रहती हैं कि नेचुरली वो पेरेंट के साथ में वो रहे। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स आर रीजनेबल एंड नर्चरिंग। Children, a double type, children with parents who demonstrate this style tend to be self-disciplined and think for themselves. This style is thought to be most beneficial to children. इस स्टाइल को जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना है। अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको बेनिफिशियल क्यों माना है? क्योंकि नर्चरिंग इसमें ज्यादा है ना, केयरिंग ज्यादा है, वार्मथ ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, ठीक है। उसके साथ हमने डिमांड को मान लिया, कंट्रोल को माना, कहते हैं कि भाई बहुत कंट्रोल करना गलत है, लेकिन उसके साथ में बैलेंस किस चीज का आ रहा है? बैलेंस ये भी बन रहा है कि उसके साथ वार्मथ, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीजें भी उसके साथ इंक्लूड हैं। तो इसीलिए इस वाली स्टाइल को जो है, जो एक सबका नजरिया आया कि अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है वो बेस्ट मानी गई। आगे जब हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि वैसे बेस्ट क्या चीज है, तो उसको फिर बाकी उस रिसर्च के बाद इसको समझा गया कि ये स्टाइल जो है वो बेस्ट है। डिसिप्लिनरी रूल्स आर क्लियर एंड रीजंस बिहाइंड देम आर एक्सप्लेन्ड। जितने भी कोई भी डिसिप्लिनरी रूल्स अगर बनाए हैं पेरेंट्स ने इस पेरेंटिंग स्टाइल में, तो मैंने पहले भी कहा कि वो रूल्स क्लियर होंगे, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे कि भाई हमने ये रूल बनाया, तो ये रूल बनाया है तो ये इस तरह की चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से चीज और ज्यादा क्लियर होगी कि बच्चों से कहा जाए, अगर जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या आके भी रह रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, और उस बच्चे से कहा जाएगा कि भाई आपके दादा दादी या जो भी वो जो नाना नानी कोई भी घर में रह रहे हैं, तो वो अगर किसी बात को आपसे कह रहे हैं तो उसको मानना है आपको, ठीक है, उस चीज को आपको मानना है। तो एक रूल बनाया, ठीक है, रूल एक तरह से बनाया, पर उसके पीछे जो रीजन है उस रीजन को भी बच्चे को क्लियर किया। सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ दिया गया कि हमने रूल बना दिया कि भाई ये इनकी आपने दादा दादी या नाना नानी की बात मानना, या अपने लिए बनाया, ठीक है, अपने लिए अगर हम छोड़ दें कि दादा दादी के लिए बात कर रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कि रूल बनाया, सिर्फ यहाँ तक अगर छोड़ दिया गया कि रूल भाई उनकी बात माननी है, पर मैंने कहा ना कि आर्गुमेंटिंग एज होती है बच्चे की, वो इस चीज के दिमाग में उसके क्वेश्चन ये चलता रहेगा भाई क्यों माननी है, तो उसके पीछे रीजन को भी एक्सप्लेन करा जाएगा, क्लियर रहेगा, तो उस एक्सप्लेनेशन से जो वो रूल है उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से उस रूल को फॉलो करेगा क्योंकि उसको उसका पता है उसके पीछे रीजन क्या है। कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट एंड एप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इसमें जैसे पहले कहा था कि बहुत फ्रीक्वेंटली
बहुत जल्दी जल्दी बच्चे के साथ में हमेशा जो है किसी की चीज में भी होता रहता है, लेकिन अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा नहीं कम्युनिकेशन है तो वो इस लेवल का हो रहा है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रही है क्या बात कही जा रही है। कभी कभी होता है ना कि हम फिलोसफिकल बात कर देते हैं, है ना, उस लेवल पे, उस मेच्योरिटी लेवल पे हम उसे कहते हैं कि उस आईक्यू लेवल नहीं, उतना बुद्धि का उसका विकास नहीं हुआ होता है। उस हम प्री स्कूल एज के लिए अगर हम कह रहे हैं बच्चे को, 2 से 6 साल के बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास उसका उस लेवल का नहीं होता है। तो उस लेवल का नहीं है तो हम फिलोसफिकल अगर बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन अगर हम इस तरह का करेंगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है तो ये चीज नहीं होगी। उसी के लेवल की बात की जाएगी जो जिस लेवल का उसका जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर नर्चरिंग, ये पहले भी आया कि बहुत ज्यादा जो है पालन पोषण करने वाले होते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स आर हाई बट स्टेटेड क्लियर, एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी, गोल्स भी बहुत ज्यादा बच्चे के जो है बनाए जाएंगे, पर बहुत हाई भी रहेंगे पर एकदम क्लियर रहेंगे। और एक लाइन जो इसमें आ रही है, चिल्ड्रन में हैव इनपुट इनटू गोल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट ने की एक्सपेक्टेशंस रही, पेरेंट्स ने ही गोल बनाए, ठीक है, और बच्चे का कोई रोल नहीं रहा, ऐसा नहीं। चिल्ड्रंस का भी, बच्चे का भी उसमें इनपुट रहेगा, जो भी लक्ष्य निर्धारण हो रहा है ना, कोई भी चीज छोटी छोटी किसी भी बात की कोई बात हो रही है तो उसका भी इनपुट रहेगा। कोई भी अगर लक्ष्य बनाए, फॉर एग्जाम्पल कोई आउटिंग के लिए जाया जा रहा है, फैमिली जा रही है आउटिंग के लिए, है ना, तो अब बच्चे भाई बनाते हैं, पेरेंट्स ने बनाया कि यहाँ इस जगह जाना है, पैक होने हैं, कपड़े पैक होने हैं, ठीक। तो ये नहीं कि बच्चे पे फिर सिर्फ करा गया कि हाँ भाई ये चीजों को रख लो, उसका भी उसमें कि वो क्या पसंद कर रहा है, उसको क्या पहनना है, उसको सैंडल पहनना पसंद है कि उसको शूज पहनना पसंद है ना, वो स्लीपर्स में भी जाना चाहता हो, तो उस कोई भी चीज के लिए उसकी भी जो है इनपुट, उसकी भी रजामंदी, उसका भी नजरिया, कुछ भी हम बात को कहें वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। स्लाइड दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग। अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग आप उसमें देख रहे हो पिक बी। अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग इज लो इन एक्सेप्टेंस and involvement, high in coercive behavioral control and low in autonomy granting. इस स्टाइल को जो है, इसको जो है वो भी कहा जाता है सत्तावादी, जो कहते हैं ना अथॉरिटेरियन, सत्तावादी जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना, पालन पोषण, कि जहां पे क्या है, मैंने कहा ना कि इसी पे घूमे, हाई डिमांडिंग है, इसमें डिमांडिंग हाई है, और आप दूसरा वर्ड देखो लो रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब बच्चे से डिमांड तो बहुत की जा रही है, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत की जा रही हैं, पर जब पेरेंट की तरफ की बारी आए तो वो लो रिस्पॉन्सिवनेस, उनकी रिस्पॉन्स कम। enforces strict rules with little consideration of their kids' feelings. रूल्स बनाए जा रहे हैं, रूल्स वहां भी बनाए गए थे, ऑथोरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में जो कहा गया कि रूल्स वहां भी बने थे, पर रूल्स किस तरह से थे, जिनका कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसको रीजनिंग भी पता थी बच्चे को। लेकिन यहाँ क्या है, एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट रूल्स, एकदम जो है कि ये करना है, और लिटिल कंसिडरेशन ऑफ देयर किड्स फीलिंग्स, बच्चे की भावनाओं से, उसकी फीलिंग का, उसके विचारों का, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उस चीज से कोई लेना देना नहीं, इन द स्टाइल ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, कि उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं, आप बच्चे की फीलिंग से उससे कोई मतलब नहीं। और जो कहा गया है कि ऑफन सेज बिकॉज आई सेड, मतलब सीधी चीज ये है कि उसके पीछे क्या रीजन है उससे मतलब नहीं है, सीधी बात ये कि मैंने कहा। और अगर समझना है तो एग्जाम्पल से वो मूवी देखी है शाहरुख खान की, कभी खुशी कभी गम। यस मैम।
देखिए। जी मैम, जी मैम। यस हाँ, तो अब उसमें क्या है, ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन जो है उसका अफेक्शन नहीं था, ठीक है, अफेक्शन ऐसा नहीं कि वो उसकी केयर नहीं थी, लेकिन कहीं अथॉरिटेरियन स्टाइल थी। हमने हमने जो कह दिया वो यही तो था। अगर मूवी देखी है कि हमने जो कह दिया वही होना चाहिए, तो वो ये इससे रिजामिल करता है कि उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन इज मोस्टली सिर्फ एक ही वे में चलता है। मेरे किस वे में, पेरेंट टू चाइल्ड, वन वे होना चाहिए, इसमें मी लिखा है कम्युनिकेशन इज वन वे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सिर्फ किस तरफ से, वाइस वर्सा नहीं आ रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या है कि पेरेंट कहेगा और बच्चा सुनेगा, है ना, या करेगा, या उस बात पे उसको फॉलो करना होगा। सीधे एक वन वे कम्युनिकेशन की बात आती है अथॉरिटेरियन चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल में। ये कुछ पॉइंट्स है इसमें। पेरेंट्स आर ओबीडियंस एंड स्टेटस ओरिएंटेड ना। यहाँ पे जो मैंने जब भी एग्जाम्पल दिया था जो है उसी का, कभी खुशी गम, कि स्टेटस ओरिएंटेड की बात की, कि स्टेटस बहुत ज्यादा देखने की बात है, ओबीडियंट भी बच्चा जो है रहे, उसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मतलब पेरेंट्स की बहुत ज्यादा होती है ना, बिल्कुल ओबे करें, ये सब चीजें जो है। और इस पीरियड में क्या है कि बच्चा इन सब चीजों के, अगर अथॉरिटेरियन जो एकदम पूरा सत्तावादी जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये कभी कभी बहुत ज्यादा, अगर इस तरह का प्रेशर, बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो कर, और जो कि डाइवर्ट कर देता है बच्चे को दूसरे डायरेक्शन में। अगर जो एडोलेसेंट जब स्टेज आने पे जो बच्चे कुछ डाइवर्ट होते हैं, कुछ गर्ल्स की हम बात करें या बॉयज भी जो है एंटी सोशल बिहेवियर वगैरह करते हैं, तो ये बच्चे डाइवर्ट होते चले जाते हैं एडोलेसेंट। वो क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल वहां से होती चली आई, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या है कि वो उसके बाद विद्रोह का जो एक रूप ले लेते हैं, उसके बाद अलग गलत डायरेक्शन में भी कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं। कि क्यों डाइवर्ट हुए, क्योंकि क्या है, बच्चे की कंसर्न ली नहीं गई, उसको चाहे उसको कैरियर से, या उसको सब्जेक्ट दिलाना है, या कोई भी चीज उसको अपने जो भी डायरेक्शन उसको किसी चीज में भी है, चाहे छोटी से छोटी चीज में खाना है तो ये चीज खानी है, ये काम करना है, हर एक चीज में उसको डायरेक्शन देना, हर एक चीज में करना, तो ये विद्रोह का रूप धारण कर लेता है बच्चा। They use a strict discipline style with little negotiation and moreover punishment is common. कोई नेगोशिएशन नहीं रहता, हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत भी कोई नेगोशिएट हो जाए, चलो भाई ये नहीं माना है ना, तो चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसको, नहीं, पनिशमेंट जो है मिलना ही है, कोई इसमें कोई भी मोल भाव, कहीं भी नेगोशिएशन की कहीं गुंजाइश नहीं। कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जो पीछे दिया था, पेरेंट्स लेस नर्चरिंग, है ना, जो क्या है कि यहाँ पे लालन पालन जो कहा गया है वो कम रहता है, नील नहीं है पर कम रहता है, लेस। एक्सपेक्टेशंस आर हाई विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड्स बहुत हैं, वही एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, कि ऐसा करना है तो करना है, कहीं उसमें थोड़ा बहुत कमी नहीं आ सकती है कि हाँ, जैसे एक्सपेक्टेशंस की बात कि आज सेट कर दिया गोल। अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंट एज में, और जो बच्चे स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, बोर्ड वाले स्टैंडर्ड में, तो कह दिया कि 90 से 95% मार्क्स लाना है ना, इसमें कहीं भी 90 से नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 से 95% मार्क्स लाने, 90 से नीचे नहीं जाने, या नीचे की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई है। और दूसरी तरफ में आप देखो रिस्पॉन्सिवनेस कितनी कम है। They don't explain the reason behind their rules and parent might simple reply because I said. कोई रीजनिंग नहीं आउट करना कि भाई क्यों हमने कहा या क्या है, आपने 90-95% की आपने रखी, पर
वो रखी जाती है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहने की डिमांड है। एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव जिसको सही माना गया है उसमें भी रखी गई है, डिमांडिंग हाई एक्सपेक्टेशन उसमें भी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी है ना। कोई चीज एकदम बिल्कुल उसको ये नहीं कि ऐसा होना है तो ऐसा होना चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिव चाइल्ड रेयरिंग। ये प्रैक्टिसेस है जिसको हम कहते हैं मतलब कृपालु टाइप के पेरेंट्स है ना। परमिसिव कृपालु टाइप के जो पेरेंट्स हैं उनको कहा गया है द परमिसिव चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल इज वार्म एंड एक्सेप्टिंग बट अनइन्वॉल्व। परमिसिव पेरेंट्स आर आइदर ओवर इंडल्जेंट or inattentive and thus engage in little behavioral control instead of gradually granting autonomy. They allow children to make many decisions for themselves at an age when they are not capable in doing so. कहा कि मैंने डिसीजन themselves अपने आप वो डिसीजंस ले लें जबकि वो कैपेबल है ही नहीं, उनका उतना संज्ञानात्मक विकास, उनका कॉग्निटिव है ना, रीजनिंग। आपको पता होगा आपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जब पढ़ी होंगी कि किस एज तक कितना, किस पर्सपेक्टिव को, जब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि भाई एक ही पर्सपेक्टिव पे बच्चा देख सकता है, दूसरे सेकंड पर्सपेक्टिव पे वो फोकस नहीं कर सकता। जब वो बच्चा इस तरह नहीं तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग। पर इस स्टाइल में हम कहते हैं कि छोड़ दिया जाता है बच्चे को कि वो अपने आप में डिसीजन ले। ये कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो आई इसमें। हाई रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस तो हाई है पर लो डिमांडिंग, एक्सपेक्टेशंस कम है, रिस्पॉन्सिवनेस है, communicates openly and usually lets their kids decide for themselves rather than giving direction. कम्युनिकेशन एकदम खुले तौर पे है, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है ना। लेकिन लेस कम्युनिकेशन जो है अथॉरिटेरियन स्टाइल में कम्युनिकेशन कम होता है, पर कि रेदर देन गिविंग डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं देना किसी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए, कोई भी उनको डिसीजन, कोई चीज उनके दिमाग में, कोई क्यूरियोसिटी, कोई जिज्ञासा आ रही है, कोई क्वेश्चनिंग हो रही है उनके दिमाग में, तो उसके लिए या किसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं देना है कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से कर लिया जाए, वो अपने आप डिसीजन है। रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर आइदर नॉट सेट और रियली इन्फोर्स्ड, कोई रूल्स नहीं बने होते हैं। कभी कभी ऐसा भी है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी नहीं बच्चे से रखी जाती है, और कभी कभी ये होता है कि कोई भी रूल जो है अगर बना भी है तो उसको लागू भी नहीं किया जा रहा है बच्चे के ऊपर। रूल्स जो मैंने पहले बात कही ना कि रूल्स, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अथॉरिटेटिव की बात की थी तो कहा था ना कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये रूल बनाया है कि भाई आपको उनकी बात को मानना है ना, विद ये भी रीजन बताया इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि रूल बनाया ही नहीं, या बनाया तो उसको बच्चे के ऊपर लागू ही नहीं किया कि आपको ऐसा करना है। typically goes through great lengths to keep their kids happy, sometimes of their own expenses. मतलब अपने आप ही वो जो है खुश रहे बच्चे। परमिसिव पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू टेक ए फ्रेंडशिप रोल। ये भी कहते हैं कि जो परमिसिव है तो फ्रेंडली रोल। वैसे जनरली बात हम ये कहते हैं कि भाई बच्चे के साथ में जब हम टीचिंग की भी बात करते हैं तो फ्रेंडली रहना चाहिए, जब पेरेंटिंग की भी बात करते हैं फ्रेंडली रहना चाहिए, पर फ्रेंडशिप रोल में उतना नहीं, क्योंकि पेरेंट का और फ्रेंड का रोल ठीक है, फ्रेंडशिप है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वो एक ही राह में बहेंगे। पर पेरेंट्स का क्या है, उनका अनुभव है ना, उस बच्चे अपने बच्चे के लिए, या हम बात करते हैं कि किसी और बच्चे के लिए भी है, तो भी हम ये कहेंगे कि वो जो है उसका रोल अलग तरह का होगा, फ्रेंडशिप तरह से वो चीजें नहीं, जहाँ यहाँ पे हम इसको सेट नहीं कहेंगे कि फ्रेंडशिप की तरह होना चाहिए। पेरेंटिंग रोल विद देयर किड्स, दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड विल ऑफन acquiescence of their children's. These parents mostly allow their kids to do what they want and after limited guidance or direction. कृपालु तरह के पेरेंट्स जिसमें कि क्या है, वार्मथ उनकी बहुत ज्यादा होगी, केयर बहुत करेंगे, लेकिन जो है रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी ज्यादा होगी, पर कंट्रोल और डिमांड इसमें कम होगी।
ठीक है, कंट्रोल भी नहीं होगा बच्चे के ऊपर और उससे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगे, कोई रूल नहीं बनाए जाएंगे, बस बच्चा अपने हिसाब से जो जैसा करना है वो वैसा करता चला जाए। ये कुछ चीजें दी हैं। परमिसिव पेरेंट्स मोस्टली लेट देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांट, है ना, उनको बस छोड़ दिया जाता है कि आपको जैसा करना है, जो करना है आप वो कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई चीजें उनको, कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिया जाता। दे ऑफर लिमिटेड गाइडेंस और डायरेक्शन। दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स देन पेरेंट्स। दे हैव लिमिटेड और नो रूल्स, मोस्टली लेट चिल्ड्रन फिगर प्रॉब्लम्स आउट ऑन देयर ओन। कोई भी बच्चे के साथ समस्या आ रही है, हम अगर प्री स्कूल बच्चे की बात कर रहे हैं तो कितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितनी उसकी मैच्योरिटी लेवल है, कितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा उस एटमॉस्फेयर में। हम एक एग्जांपल से अगर आप समझो कि आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, या और कोई भी इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, ट्रांसफरेबल होती हैं पेरेंट्स की। तो बच्चे क्या है कि 3 साल के बाद ट्रांसफर हो गया और बच्चे को नए स्कूल में जहाँ पे डाला गया है, वो हो सकता है वहां उसका फ्रेंड सर्किल जिनसे उसकी बॉन्डिंग पिछले स्कूल में बनी थी, नए स्कूल में आके उसकी बॉन्डिंग नहीं बन रही, टीचर भी उसको नहीं समझ पा रही है या उस तरह की, और इतना ज्यादा उसके दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं। और इस कंडीशन में अगर परमिसिव पेरेंटिंग, है ना, उस इस तरह की अगर बच्चे की होगी तो सोचो कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, किस उसमें वो चल रहा है, उसका माइंडसेट किस उस स्थिति में, मना स्थिति में वो चल रहा है। और जहां पे कि ना तो सुना जा रहा है उसकी बात को, है ना कोई उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, ना कि कोई गाइडेंस दी जा रही है। हाँ, बहुत प्यार किया जा रहा है, पर प्यार के साथ में बाकी चीजों की भी जो जरूरत है, अगर यही चीजें चलती जाएंगी तो क्या होगा? बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी और जो कि एक पूरी की पूरी एक बच्चे की लाइफ जो है र्यून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी उसकी। They have limited or no rules and mostly let children figure problems out on their own. Communication is open, but these parents let their children to decide for themselves rather than giving direction. Parents in this category tend to be warm and nurturing. हाँ, ये ठीक है। एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत केयर, अफेक्शनेट होते हैं, केयर पालन पोषण में कोई, लेकिन इसके साथ में जो दूसरे और भी पहलू हैं वो पहलुओं में कमी है, इसीलिए इस पेरेंटिंग स्टाइल को भी अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आती है अनइन्वॉल्व चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल। ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि देखो जो है डॉटर फादर को कुछ दिखा रही है, वो अपने जो है मोबाइल में बिजी है ना। ये अनइन्वॉल्व चाइल्ड रेयरिंग जो है प्रैक्टिसेस। और एक चीज क्या है कि आज के जो समय में, है ना, ये इधर स्विच ओवर होता जा रहा है ना। अथॉरिटेरियन तो बहुत कम, एक लिमिटेड उसमें होगा। अथॉरिटेटिव जो एक पूरी है तो वो एक उसका लेकिन अनइन्वॉल्व चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल आज के इस आधुनिक उसमें दौर में, है ना, और आगे के समय भी मुझे लगता है कि ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, है ना। और जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम आगे उस चीजों का डिस्कशन करेंगे कि इसके पीछे रीजंस भी हैं कि अनइन्वॉल्व जो चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल है ये बढ़ती चली जा रही है, जिसमें कि पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है जो है बच्चे के साथ में, और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, है ना। और कहीं कहीं पे इस तरह की चीजें हैं कि उनको ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि एक पेरेंटिंग का, एक अच्छी पेरेंटिंग का, उस आपके बच्चे की परवरिश जो एक किस तरीके से आप कर रहे हैं, उसका आगे उसके
पूरे डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, जितने भी डोमेन्स हैं, और या हम कह सकते हैं ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी में, चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड हो, चाहे वो सोशल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो किसी भी तरह के फील्ड की हम बात करते हैं। भाई बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छा बिहेवियर रखो, भाई यही तो एक बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। भाई ग्रेड अच्छे आ जाने चाहिए, नंबर अच्छे आ जाने चाहिए, है ना, अच्छा आपसे बर्ताव करे, आप जो कह रहे हैं वो फॉलो करे, ठीक है, और सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी में नेबरहुड में जो भी मिल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको करे, तो क्या यही तो ये चीजें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और आगे की एक्सपेक्टेशन है भाई अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छा उसका कैरियर होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है कुछ रहती है, पर अनइन्वॉल्व जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो क्या है कि उसमें ये चीजें भी कम हो गई, ना वार्मथनेस, ना रिस्पॉन्सिवनेस, ना कंट्रोल, और ना डिमांडिंग और ना एक्सपेक्टेशंस। आप सोचिए कि उस रियरिंग कैसी होगी उस बच्चे की जिसकी पेरेंटिंग स्टाइल अनइन्वॉल्व, और हम दूसरा एक वर्ड भी कह सकते हैं नेग्लेक्टेड भी जहाँ पे आता है, नेग्लेक्टेड भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल नेग्लेक्टेड की, जहाँ पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है बच्चे के ऊपर। उसके पीछे रीजंस भी बहुत होते हैं, हम यहाँ पे आगे, अच्छा रीजंस बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये पहले ट्रेड्स है, मैंने कहा ना, लो रिस्पॉन्सिवनेस, बच्चे की किसी बात को, जैसे आप अभी पीछे उसमें भी देखा है कि कोई चीज पूछ रहा है, कोई उसकी क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाह रहा है, किसी भी बात में रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम, डिमांड भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं बच्चे से। आप ये जानते हो ना कि बच्चे करते हैं कि पेरेंट्स भी हमसे एक्सपेक्ट करें, तो ये चीज भी एक आती है। अगर इस तरह की लेट देयर किड्स मोस्टली fend for themselves, perhaps because they are indifferent to their needs or uninvolved, overwhelmed with other things. वो जो है बिल्कुल अपने अकेले ही कि बस छोड़ दिया जाता है कि बस जैसे है अपना खाली बढ़ना है, बढ़ते रहें। लिटिल नर्चरेंस है, गाइडेंस भी, अटेंशन भी इनको नहीं देना है, और struggles with their own self-esteem issues and hard time forming close relationship, है ना, वो अपने ही किस तरह से जूझते रहते हैं हर एक कॉन्सेप्ट से, अपना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, सारी चीजें एकदम जो एक बैलेंस रहना चाहिए वो सबका सारा का सारा एकदम गड़बड़ाने लगता है। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन ए लॉट ऑफ फ्रीडम एंड जनरली स्टे आउट ऑफ देयर वे, बिल्कुल उनके रास्ते से अलग, तुमको जो करना है वो करो, हमें बीच में नहीं आना है। Some parents may make conscious decision while others less interested in parenting to unsure of what to do, है ना। एक चीज मैंने ये बताई कि बच्चे, लेकिन कहीं कहीं ये इसलिए भी होता है कि पता ही नहीं है ना, कि करना क्या है बच्चे को, हमें किस डायरेक्शन में कहाँ पे उसको रखना है, वो खुद ही पेरेंट्स अनअवेयर हैं इन सब चीजों से। An uninvolved parents lets a child mostly do what he wants, probably out of lack of information or caring. मतलब किस तरह से केयर करनी है, कैसे केयरिंग करनी है। अब आज आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे पीएचडी लेवल पे, जहाँ पे आपको इससे पहले अगर सीडी पढ़ा होगा तब पढ़ी होंगी कि भी 4 तरह की ये पेरेंटिंग स्टाइल है, और आदमी कहीं चेक तो करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ में। तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये भी एक कारण होता है नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग स्टाइल का या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल का। कम्युनिकेशन इज लिमिटेड, पेरेंट्स ओवर लिटिल नर्चरिंग, देयर आर फ्यू और नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये समझ लो कि वो बच्चा की जो एग्जिस्टेंस है ना, उसका जो अस्तित्व है, वो ये समझ लो कि उन पेरेंट के लिए ना के बराबर है। जब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, जब आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, है ना, जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कोई उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, तो वो क्या हुआ, उसकी एग्जिस्टेंस आपके लिए है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये जब चीजें इस तरह की जो स्टाइल है
पेरेंटिंग स्टाइल, ये इसके पीछे अब रीजंस की भी हम बात कर सकते हैं कि रीजंस कुछ हो सकते हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सुना है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? एनीवन एल्स? नो मैम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड रहता है आफ्टर डिलीवरी, है ना। आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बॉर्न होता है तो मदर्स में जो है ये कभी आ जाता है, फिजिकल और इमोशनली और बिहेवियरल कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये डिप्रेशन की कंडीशन जिसमें कि उस बच्चे को वो ना तो अटेंशन, है ना केयर, ना मदर की फीलिंग, है ना, कुछ भी उस बच्चे के लिए नहीं रहती है। ये हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए रहे, और अगर उसको क्योर किया जाता है, कभी कभी होता है कि मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, या लेकिन 2-3 महीने के बाद नॉर्मली अपने आप ही, उसके पीछे रीजंस होते हैं जो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जो एस्ट्रोजन और हार्मोन्स वगैरह होते हैं, तो उसका जो डिप्लीशन है एकदम जो है आफ्टर डिलीवरी, तो वो रीजन आउट उसके वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो लंबे समय तक, तो ये तो एक शॉर्ट हम इस पीरियड का मान सकते हैं कि ये तो शॉर्ट पीरियड के लिए इस तरह का अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल हम कह सकते हैं। उस बच्चे की हो सकता है 3-4-5-6 महीने की हो, जिसमें कि वो बच्चे को मदर नहीं देखती, और जो कि वही सबसे ज्यादा टाइम पीरियड जरूरी होता है। मदर फीड तक नहीं कराती है बच्चे को, अपने से दूर रखती है ना, वो जानबूझ के नहीं कर रही है, वो एक मेडिकली जो है एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कभी कभी ये चीजें होती हैं। सम पेरेंट्स और कभी कभी क्या चीज है कि ये चीजें भी देखी गई है कि इस तरह का जो नेग्लेक्टिंग और अनइन्वॉल्व की हम जब बात करते हैं, तो उनके अंदर भी आता है जिन्होंने खुद बेयर किया हो, कि उनकी परवरिश भी ऐसी हुई हो, है ना, नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह परवरिश हुई हो, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल से उनकी जो है पेरेंटिंग हुई हो, है ना। उस उन तरह के जो रहते हैं ना, कहते हैं भाई एक बात हमेशा कि बच्चे की जो लर्निंग है ना, जो कुछ भी वो सीख के कुछ आता है, बच्चा सीख के आता है कुछ जन्म लेते हैं? नो मैम। बच्चा जन्म से तो कुछ सीख के आता नहीं, सिर्फ क्या है उसकी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होती हैं, है ना, जिनको हम सहज क्रियाएं कहते हैं। जो सहज क्रियाएं होती हैं, जो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, बस वही होती हैं। उसके बाद में उसकी जितनी भी लर्निंग होती है वो किसके द्वारा होती है ना, सिर्फ किससे? इमिटेट करके, अनुकरण करके, अनुसरण करके, ठीक है, दूसरे को देख के ही तो आती हैं चीजें। कौन कैसा बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, जैसा फैमिली में सिर्फ बड़े कैसे कर रहे हैं, उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन है, तो उन्हीं सब चीजों से तो उसकी लर्निंग होती है। तो जिस बच्चे को उसकी जो पेरेंटिंग हुई वो एज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड हुई, है ना, या हम कह सकते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल से हुई, तो वो क्या होगा, वो चीज अपने बच्चे को भी नहीं दे पाएगा। तो उस तरह की कंडीशंस में भी ये चीजें होती हैं। और आज का जो मैंने कहा ना कि ये अब बढ़ती चली जा रही है, वो मैंने इसलिए कहा कि आज के दौर में भाई एक था कि भाई मदर घर में रहती थी, वो उसको दिया गया कि वो बच्चे की केयर करने का ये और घर को देखने का। लेकिन जो आज का दौर बढ़ता चला जा रहा है कि हर कोई, है ना, फीमेल भी काम करना चाहती हैं, है ना, वो अपनी एक स्टेबिलिटी, एक अपनी आइडेंटिटी, है ना, ये सब चीजों को करते हुए, और अभी इस पिछले दौर में, या हम ये कहेंगे कि उसमें तो वो दोनों चीजें बना के लेके चलती चली गई। उसके लिए एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत पड़ी, है ना, अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने उस चीज से सेक्रीफाइस किया। लेकिन वो जो स्टाइल थी, जो हम कहते हैं ना अथॉरिटेटिव वाली, उसको बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन आज से हम आगे के दौर में, और हम अगर आगे चलते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि अब जो है वो चीजें खत्म होती थोड़ी देर चली जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि जॉब करना है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स है, बच्चे को छोड़ दिया, उसके बाद फीलिंग्स ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, है ना, इतना कैरियर के लिए इतना ओरिएंटेड, या
फिर नैनीज के पास में, है ना, केयर टेकर्स है, क्रैच है, डे केयर सेंटर्स हैं, जितनी चीजें जगह हैं कि जहाँ पे बस वो बच्चे की केयर हो जाए और खुद जो है वहां पे वो अपना जो उनका कैरियर है, क्योंकि वो फिर वहां फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो ये चीजें कुछ समय बाद में, क्योंकि फादर का इन्वॉल्वमेंट तो वो पहले से भी चीजें चली आई है, कहीं उतना होता है पर वो उतनी नहीं जो कि मदर का, जब ये भी एक पार्ट जो है ना, जो पेरेंटिंग कही गई है वो एक के लिए नहीं कही गई है, पेरेंटिंग दोनों के लिए है, फादर के लिए भी है, मदर के लिए भी है, पर फिर भी वो फादर वाला पार्ट वीक रहता है, मदर का पार्ट। अब जब इधर अगर मदर का पार्ट भी वीक होने लगेगा तो ये समझिए कि जितने आज के समय में जो मेंटल इश्यूज, जो मानसिक समस्याएं, जो व्यवहारिक समस्याएं, जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहीं ऐसे नहीं एकदम पैदा हो गई हैं, जो वो एडल्ट स्टेज में भी अगर वो है या वो ओल्ड एज में भी है ना, उनका जो है जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ से बना हुआ है, वो अर्ली एज से ही बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? जो हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स रहते हैं, जो चीजें रहती हैं वो निकल के आती हैं, वो उभर के आती हैं, जो चीजें नहीं पूरी होती हैं उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी वो चीजें जो कि एक बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पेरेंटिंग स्टाइल की बात की, अब इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, है ना, क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंटिंग स्टाइल का। ये 4 का और भी है इसके अलावा, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजों को लिया गया है। Parenting style generally lead to children who are obedient and proficient, but they rank lower in happiness and social competence and self-esteem. जो authoritative वाली है स्टाइल है, ये इसमें मैं रेक्टिफाई करूंगी, ये अथॉरिटेरियन है, ठीक है, अथॉरिटेटिव नहीं है, अथॉरिटेरियन है फर्स्ट वाली। अथॉरिटेरियन स्टाइल में, पेरेंटिंग स्टाइल से क्या है कि बच्चा के उसके पास हैप्पीनेस बहुत कम है ना, सोशल कॉम्पिटेंस की कमी है ना, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की भी कमी उसके पास, सोशल कॉम्पिटेंस की भी कमी है, ये सारी चीजें उसके पास कमी है। अथॉरिटेटिव की अगर हम बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाई खुशी नहीं है बच्चा, अगर हम खुश नहीं है तो आप ये बताओ हम किसी भी, है ना, हम किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें तो अच्छा कर पाएंगे। खुश नहीं है, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाया, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, हेल्थ का इफेक्ट पड़ा, वीक पड़े आप दूसरे बच्चों ग्रुप में आप वहां पे खेलने नहीं जा सकते क्योंकि आप वीक हो, दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं, सोशल आपका डेवलपमेंट इफेक्ट हुआ या आपकी सोशल मैच्योरिटी इफेक्ट हुई, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, कॉग्निटिवली आप इफेक्ट हुए, ठीक। आप भाषा का विकास भी कैसे होता है कि जितने आप दूसरे के संपर्क में आते हैं, भाई तभी तो हम नई चीजों को सीखते हैं, भाई बच्चा क्या है, इमिटेट ही तो कर रहा है, उसी तरह तो हर एक जितने भी डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू पेरेंट, ठीक है। अथॉरिटेटिव की हम बात करते हैं पेरेंटिंग का, तो इसका क्या है कि चिल्ड्रंस हैप्पी है, कैपेबल है, सक्षम है, सक्सेसफुल है। परमिसिव की हम बात करते हैं, इस पेरेंटिंग अगर टेक्निक की बात और ये स्टाइल की बात कर रहे हैं तो रैंक इसकी लो है हैप्पीनेस में, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, बच्चों की सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को किस तरह से उनको चलाना है, कैसे चीजों को लेना है, ये चीजें, क्योंकि क्या हुआ था कि कोई डायरेक्शन नहीं मिला परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में, कोई सुझाव नहीं, ऐसे नहीं इस तरह से कर देना है, वहां पे जैसा आप चाहे वैसा करें, तो वहां पे वो उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता। These children are more likely to experience problems with authority and tend to perform poorly in school. स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होती है बच्चों की। अब अनइन्वॉल्व, जो आपने इससे पहले भी मैंने बताया, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लो सेल्फ एस्टीम एंड लेस कॉम्पिटेंट इन देयर पीयर्स, तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये सोचो कि हम बात करते हैं कि बच्चा, भाई उसका बच्चा अच्छा है, इनका वो है, हम दूसरे के बच्चों से कभी कंपैरिजन करते हैं, पर हम एज अ पेरेंट कभी अपने आप में देखते हैं कि कहीं हमारी कमियों की वजह से तो वो चीजें उसके अंदर कमियां आई, पर ये चीज को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, हम अपने
को नहीं देखते हैं कि हमारी परवरिश ने उस बच्चे को, है ना, जो हम कर रहे थे एक्सपेक्ट, वो नहीं बन पाया क्योंकि हम सही तरीके से नहीं चले। ये चीज का भी देख लिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम नेग्लेक्ट, इस चीज का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं दिमाग में, अनइन्वॉल्व में, जहाँ पे हमने कहा कि मालूम ही नहीं है पेरेंट को कि इसकी किस तरह से हमको पेरेंटिंग और रेयरिंग करनी है। फिर बात आती है अथॉरिटेटिव की, जहां बात आई है कि कहा तो गया है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज बेस्ट, पर मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल भी हम आज की, अगर हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, अथॉरिटेटिव को माना है जब मॉमलिन ने इसको जो है दिया कॉन्सेप्ट को, लेकिन मिक्स्ड पेरेंटिंग स्टाइल, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट। This can sometimes lead to mixed signals, like child seeks approval from more permissive parent to get what they want. कभी कभी परमिसिव भी बनना पड़ता है ना, कि छोड़ देना पड़ता है वहां पे कि ठीक है ये चीज यहाँ पे करने की है। कभी कभी क्या है, आपको अथॉरिटेरियन बनना पड़ेगा, जिसको अच्छा नहीं माना गया है पेरेंटिंग स्टाइल को, पर किसी किसी उसमें सिचुएशन में, किसी किसी कंडीशन में अथॉरिटेरियन बनना पड़ेगा। अथॉरिटेटिव तो बेस्ट मानी ही गई है, उस तरह की चीजें इसमें रहेंगी। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको अनइन्वॉल्व वाला भी रहे। तो ये जो स्टाइल है वो मिक्स्ड वाली, इसको भी सही माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि जो है क्या कहते हैं, बहुत सी चीजों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें होती हैं जहाँ फादर मना कर देते हैं, है ना। कहीं बच्चे ने पूछा, कहीं पता लगा फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, तो बच्चों ने फादर से पूछा तो फादर ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, पर मदर जो है वहां पे परमिशन दे देती है कि ठीक है चलो जाओ। तो वो है मिक्स पेरेंटिंग स्टाइल भी रखनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं गुड पेरेंटिंग स्टाइल या टेक्निक की बात करते हैं। तो हर एक फैमिली की, है ना, परिस्थितियां, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, बहुत सारी चीजें हर एक फैमिली की क्या है, अलग अलग होती हैं। हम एक फैमिली को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल कर रहे हैं तो दूसरा भी वैसे ही करेगा, क्योंकि पीछे की सिचुएशंस अलग है। एवरी चाइल्ड एंड एवरी फैमिली सिचुएशन इज यूनिक. It can be hard to know the best thing to do in every parenting situation. मतलब इसको हम बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह से उस कंडीशन में पेरेंटिंग की जाए। और पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ये होता है कि बस क्या है, खुशी बनी रहे लाइफ में, है ना, बच्चे की लाइफ में, उसकी जिंदगी में, और खुद पेरेंट्स की लाइफ में एक खुशियां बनी रहे, बस यही एक इसका होता है। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग भी है, और एक बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा, ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी एक इशू है कि किस तरह से पेरेंटिंग की जाए। और कोई इसका कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, परफेक्ट पेरेंटिंग का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि उसके ना तो कोई ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और आप लोग देखा होगा कि जब हम डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, जब हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की, तो कहीं हर जगह आप देखोगे हम मे की बात करते हैं। यहाँ हम कांस्टेंट कुछ नहीं कह सकते, कोई हम रूल नहीं लगा सकते कि 1 2 3 4 पहला स्टेप ये करो, दूसरा स्टेप ये करो, तीसरा स्टेप ये करो, बहुत अच्छा बच्चे की परवरिश होगी, है ना। कोई एक एकदम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज को नहीं, कोई इसका मैजिक नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, परिस्थितियों के अनुसार, है ना, समस्या के अनुसार, है ना, कैसा बच्चे का किस तरह की, उसकी अपनी डिमांड्स क्या है ना, उसकी अपनी सोच क्या है, उसके अपने क्या विचार हैं, उसकी अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा पेरेंटिंग स्टाइल को, पेरेंटिंग टेक्निक को बनाना पड़ेगा। और कुछ चीजें आती हैं जिनको करने की हम कह सकते हैं कि ये भी जरूरत है कि ये अगर चीजें की जाएं, लव द चाइल्ड अनकंडीशनली, है ना, मतलब बच्चे को प्यार करने की जरूरत है, और वो प्यार भी कंडीशंस के उससे नहीं कि तुम जो है आपकी सेकंड क्लास में इतने नंबर लाओगे तब आपको, है ना,
आप इस तरह से ये करोगे तब आपको, आप उसकी जो अफेक्शन है, जो बच्चे को प्यार करना है, वो वहां कहीं कंडीशंस के साथ नहीं, किन्हीं, है ना, कहीं पे आप इस तरह की चीजें नहीं लगाएंगे उसके साथ में कि अब ये चीज होगी। बी एन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ पर्सन यू वांट योर चाइल्ड टू बी। आप पहले, आपको खुद बनना पड़ेगा अच्छा, जैसा आप चाहते हैं कि मेरा लड़का या मेरी लड़की, मेरा बच्चा बने, उस तरह का खुद को बनना पड़ेगा। स्पेंड क्वालिटी टाइम, उस, you don't have to accept your child's negative choices or behaviors. Tell him and show him that you love and accept him as a person. और उसकी जो भी कोई नेगेटिविटीज है उसके अंदर, कोई भी नकारात्मक उसके अंदर गुण है बच्चे के अंदर, आपको एज अ पेरेंट या जो पेरेंट है उसको ऐसे ही बच्चे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना, उसको बताने की जरूरत है कि हमें जैसे आप एज अ पर्सन, कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छे हो या क्या है, या ये चीज है कि अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, दिखने में सुंदर हो, या ऐसी चीज है, ये आती है। ये चीजें आपने अगर कोई अपनी सोसाइटी में देखा हो कि बच्चे, जैसे दो बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स हैं, और एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ब्यूटीफुल है, एक के फीचर्स, तो कहीं पे किस तरह की, अब जो मूर्खता वाला ही हम कहेंगे उनको, इस तरह के अगर पेरेंट्स की बात है, तो सोसाइटी में स्टेटस के लिए, उस तरह की चीजें के लिए, तो पता लगा उस बच्चे को साथ में ले जा रहे हैं, है ना, या उसकी एकेडमिक, जिस बच्चे की परफॉर्मेंस है तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं और दूसरे को कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। लव द चाइल्ड अनकंडीशनली, उसकी कोई कंडीशंस के साथ में प्यार नहीं करना है। बी एन, दूसरा मैंने कहा, बी एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड पर्सन यू वांट योर चाइल्ड टू बी। और आपको भी और पेरेंट को भी, है ना, मॉडल बनना पड़ेगा एक, है ना, आप पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका बिहेवियर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा भी वैसा ही, उसका भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसका बिहेवियर भी इस तरह का हो, वो आपको पहले करना पड़ेगा। चिल्ड्रन आर कीनेस ऑब्जर्व्स ऑफ एवरीथिंग, हर एक बात को बच्चा बहुत माइन्यूटली, है ना, कीन होके ऑब्जर्व करता है। इसीलिए कोई शब्दों को बोलने से पहले, किसी व्यवहार को करने से पहले बहुत 4 बार सोच के बच्चे के सामने आप किस तरह से, वो तुरंत इमिटेट करेगा, तुरंत वो अपनी उसमें अप्लाई करेगा। इसलिए बहुत इस चीज की ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे आप चाहते हो आपका बच्चा बने, पहले खुद आपको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, इसकी बहुत आवश्यकता है। जो आज के लिए मैं परिवेश की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो जरूरी नहीं कि जॉब ही करने वाले हों, वो लेबर क्लास भी है ना, वो मजदूरी करने वाला भी है, वो सर्विस क्लास भी है, वो बिजनेस क्लास भी है, दोनों के दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो क्वालिटी टाइम बच्चे को देने की जरूरत है। कितना भी हेक्टिक शेड्यूल है, कितना भी बिजी शेड्यूल है, पर बच्चे के साथ में एक जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज लेने की, बॉन्डिंग बनाने के लिए, है ना, छोटी छोटी जरूरत है कि किस तरह से उनके बच्चे की बात को सुनने के लिए कि वो किस चीज के लिए कंसर्न है ना, और ये शो करने के लिए कि नहीं बहुत प्यार करते हैं आप, मतलब पेरेंट्स जो है बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। इन सब छोटी छोटी ये अपॉर्चुनिटीज है, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट is set reasonable rules and expectations for your child and be consistent. मतलब आपको कुछ जो है इस तरह के रूल्स भी, कुछ नियम कानून, इस तरह की चीजों को बनाना पड़ेगा क्लियरली, कुछ बाउंड्रीज भी आपको बनानी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उन चीजों पे, प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है। कि जैसे बच्चे के लिए स्पष्ट कुछ नियम, कुछ सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी, है ना। बिल्कुल आप ये नहीं है कि आप अच्छे पेरेंट हो, प्यार कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन कुछ सीमाएं, कुछ निर्धारित करने की भी जरूरत है एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए, है ना। और उन परिणामों को लागू करने के लिए एक तरह से बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन पॉजिटिव बिहेवियर एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना
बच्चे के जो सकारात्मक है ना, उसके जो पॉजिटिव बिहेवियर है, जो उसका सकारात्मक व्यवहार है ना, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। उन व्यवहारों को पहचानने की जरूरत है। उसके अच्छे कामों के लिए उसको ईमानदारी से, है ना, उसको फोकस करो, उसके अच्छे व्यवहार किए, उससे अच्छा कोई काम किया है तो ईमानदारी से उसको प्रेज करने की जरूरत है, उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है। ये आप सोचते हैं ना कि छोटी सी चीज आई, एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहती हूँ कि बच्चे ने 3rd क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है, वो जो है बना के लेके आया, उसने एक बोट बनाई, ठीक है, उसको स्कूल में ड्राइंग मिली और उसने यहाँ पे, तो भाई 3rd क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा है और बहुत क्रिएटिव भी नहीं है, क्रिएटिविटी उसकी इतनी नहीं है, क्रिएटिव स्किल उसकी कम है, तो उसने अपनी जितनी उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, जितनी वो सक्षम है, उसने उसको फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद वो बड़ा खुश होके आया मदर के पास या फादर के पास, जिस किसी के पास भी, और उसने उसको दिखाया, है ना। तो वहां पे क्या है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर है, उसकी पॉजिटिविटी की वो बना के लेके आपके पास लेके आया, और उस पॉजिटिव बिहेवियर को लेकिन आपने वहां पे उसको क्या है, प्रेज नहीं किया, प्रशंसा, और कहीं आपकी सोच में ये है, ये तो बहुत बढ़िया सी बोर्ड बनाई होती, इसको अच्छे से ड्राइंग करी होती, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, पर नहीं, वहां आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो जैसा भी बना के लाया है, अगर उसको आगे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो जैसा भी लाया उसी स्टेज में उसके प्रेज करने की जरूरत है। एक्सेप्ट मिस्टेक्स योर ओन एंड योर चाइल्ड, ये वर्ड को देखना है, एक्सेप्ट मिस्टेक्स योर ओन एंड योर चाइल्ड, मतलब बच्चे की गलतियों को तो मानना ही है और स्वयं की पेरेंट को अपनी गलतियों को भी मानना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुड पेरेंटिंग का ना। लाइफ इज कहते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट एंड एवरीवन विल मिस्टेक, मतलब बहुत, हर एक कोई गलती करता है ना, पर गलती करने के बाद अपने और अपने बच्चों के लिए, है ना, कोई भी है, उस चीज को मानने की जरूरत है कि नहीं, हाँ की है। अब यहाँ मैं क्या एग्जांपल दे रही हूँ कि आस पड़ोस में बच्चे रह रहे हैं, आपका बच्चा है, दूसरा पड़ोस का बच्चा है ना, पर आपके बच्चे ने गलती की है, पर जब कोई बात दोनों में आई तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वहां पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। कल को आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ कोई बात होगी, बच्चा वहां एक्सेप्ट नहीं करेगा गलत होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां आपने लेसन दे दिया उसको और उसने उसका इमिटेशन कर लिया, उसका अनुकरण कर लिया, उस चीज का अनुसरण कर लिया। तो इसीलिए अपनी भी मिस्टेक्स, कभी कभी ऐसा होता है आप भी खुद गलत होते हैं, आपने बच्चे को कुछ और आपने बताया और किसी कंडीशंस में आपने, तो बच्चा आर्ग्यू कर जाता है वहां पे कि नहीं नहीं आप तो ऐसे बोलते हो पर ऐसा कर गए, तो वहां पे उसको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उस वहां अपनी मिस्टेक को भी मारने की जरूरत है। कहते हैं लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड यूज एज एन अपॉर्चुनिटी, हम उन्हीं गलतियों से सीखा जाता है और उन्हीं को फिर हम अपॉर्चुनिटी बनाते हैं आगे के लिए। एक ये आई लव दिस कोट, बहुत मुझे अच्छा लगता है, ये थियोडर हेज़बर्ग के द्वारा दिया गया था। The most important thing a father can do for his children is to love their mother. ये एक जो थियोडर के द्वारा दिया गया कि फादर जो है एक सबसे अच्छी चीज कर सकता है अपने बच्चे के लिए कि वो क्या करे, क्या है, अब तुम्हारे, मैं ही बोलते जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैंक उसमें ना कोई हाँ ना हूं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. आपको भी मतलब ऐसे उसके बच्चे की माँ को भी प्यार करेगा तो बच्चा उससे सीखेगा। हाँ, ये कि ये बहुत मतलब अच्छी चीज कही गई है कि कह सकते हो कि फादर का जो एक रोल है वो आगे के लिए बच्चे के ऊपर बहुत इस चीज का इफेक्ट डालता है। अच्छा, अब आते इसका मैम एक उदाहरण भी है। मैं जब कन्नौज में थी तो एक मैडम थी, उनके हस्बैंड उसको हमेशा मैडम को टॉर्चर किया करते थे, तो उनका बच्चा भी अपनी मम्मी को टॉर्चर करता था। अगर वो कोई बात करनी जाती अपने आप से, कुछ अगर खरीद भी लेती थी अपने लिए, मम्मी आप ऐसा करोगी तो मैं पापा से बता दूंगा,
अगर बच्चे की कोई बात ना माने तो कहते मम्मी अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पापा से कह दूंगी कि आप ऐसा ऐसा करो, मतलब माँ को टॉर्चर करा था। तो वो देख रहा है ना कि पिता भी माँ को टॉर्चर करा, इसलिए बच्चा भी वही सीख रहा है। ये होता है। नहीं मैं वही बात कह रही हूँ ना कि वो वहां से उसने जो चीजों को, और जिसका ये नहीं पता है कि आगे इफेक्ट क्या पड़ेंगे। अच्छा, अब हम डील कर रहे हैं कुछ जो है पेरेंटिंग इश्यूज भी रहते हैं, मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग इश्यूज है ये। पेरेंटिंग इश्यूज है, कुछ शाइनेस है बच्चों के अंदर जो रहती है। तो ये इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व आउट करने की बहुत जरूरत होती है। इन इश्यूज को अगर क्लियर नहीं किया गया तो ये आगे जो है पर्सनालिटी को, बच्चे की पर्सनालिटी को डिफॉर्म कर देते हैं। तो इन इश्यूज को अगर रेक्टिफिकेशन, इनका सॉल्यूशन, इनको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आगे जो है फर्दर जो है पूरी की पूरी पर्सनालिटी पे बच्चे के इफेक्ट डालते हैं, और हो सकता है किस डोमेन पे डालें इसकी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। इसके भी जैसे बच्चे जो आप देख रहे हैं कोई शाइनेस रहती है, उस समय जरूरत होती है कि पेरेंट को उस बच्चे को ऑब्जर्व करके, है ना, उस सिचुएशन में किस सिचुएशन से है उस बच्चे को बात करने की जरूरत है ना। फोर्स करने की जरूरत नहीं है, कि फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि तुम अगर कोई जो है सामने होता नहीं कि बच्चे आए कि कोई गेस्ट आए हुए हैं तो बेटा आओ नमस्ते करो, और वो नहीं, शाई है बच्चा, नहीं आ रहा है, तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये भी जरूरत है कि उसको फोर्सफुली कोई भी काम कराने की जरूरत। रूल्स हम कहते हैं, बात हमने कही है सेट करने की, पर इस तरह की अगर कंडीशन में कोई भी चीज फोर्सफुली कराने की जरूरत नहीं है। बच्चे को बात करने की जरूरत है ना, बात करके उसे धीरे से समझाने की जरूरत है और इस चीजों को दूर करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि ये बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जो कि वो फिर एक एडल्ट स्टेज तक भी वो खत्म नहीं होनी। आज के जो इश्यूज में जो डील कर रही हूँ ये पेरेंटिंग इश्यूज है। डिजिटल डिवाइस एडिक्शन, ये सबके जो है वाकिफ हो गए इन सब चीजों से, और बच्चे क्या एडिक्ट है, ये बड़े इससे नहीं पीछे हटे हुए हैं, वो भी उनको भी एडिक्शन है इन सब चीजों का। तो क्या है कि इस उसमें जो है भाई डाला भी किसने, है ना, हम पेरेंट्स ने ही डाला है भाई। वो उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि अभी के टाइम की हम तो बात करें, कोरोना की बात कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन जो आ गया है, इतनी चीजें कि हम ही लेके बैठ रहे हैं गैजेट्स को। हम 4 घंटे मोबाइल, मैंने कहा ना कि ये हर एक जगह देख लेना कि आप जो कर रहे हो, अपना कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि बच्चा आपको बहुत एक कौन से कहते हैं ना कि उस नजर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके हर एक काम को। वो क्यों होता है, आपके अंदर, आप किचन में फीमेल अगर हम लोग बात करते हैं, किचन में हम उसी स्टाइल में काम करते हैं, कुछ समय के हिसाब से बदलते हैं जैसे हमारी मदर करती थी, होता है नहीं, कुछ चीजें हमारे अंदर आती हैं बहुत सारे कामों में, क्यों, वही चीजें हम ऑब्जर्व करके वो चीजों को सीख। तो ये चीज पे बहुत ध्यान देने का इसी का रीजन यही है कि जो इंडल्ज भी किया है वो पेरेंट्स की ही वजह से, वो उसके पीछे रीजन हो सकते हैं। हम ये कहेंगे जो जॉब करने वाला है, अब यहाँ पे ये पॉइंट कहो भाई जॉब करना है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो आज प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका हर टाइम लैपटॉप रहना है, तो बच्चा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, पर वो चीज समय की डिमांड हुई है, वो करना है, पर उससे बाहर निकालना भी, उसका सॉल्यूशन भी पेरेंट्स की ही ड्यूटी बन जाती है इसमें कंडीशन में, कि उनको क्या करना है कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, वो चाहे आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, एक्टिविटी जहाँ पे बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके, और उस क्योंकि उतना ही एक्साइटमेंट मिले उसे, जितना वो वीडियो गेम के साथ एक्साइटमेंट मिल रहा है, उतना उस आउटडोर एक्टिविटी या इंडोर कोई बोर्ड गेम्स वगैरह है, उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही बराबर का, क्योंकि छोड़ेगा तभी वो, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट उसको यहाँ पे वीडियो गेम में मिल रहा है। तो ये सब चीजों को पेरेंट को ही सॉल्व आउट करना पड़ेगा, इन इश्यूज को उन्हें ही हटाना पड़ेगा, देखने की जरूरत है। इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट जो आजकल का बहुत ज्यादा चल रहा है ना, जंक फूड्स का, राइट टाइम में नहीं खाना, राइट क्वांटिटी क्या लेनी नहीं लेनी, है ना, और जितनी हेल्दी फूड्स है उससे बचने की बात आती है। स्वीट्स और स्नैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, जो घर में स्टोर्ड है उसको, और जो बना हुआ है उसको ना खाने की। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन पेरेंट्स को ही ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, उनको
फोर्सफुली हम नहीं मना कर सकते, लेकिन उनको इस चीज की नॉलेज दे सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि इन सब चीजों से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ओबेसिटी का है, कुछ और हेल्थ इश्यूज का है, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, किचन में इन्वॉल्व कर सकते हैं कुछ हेल्दी फूड बनाने में। तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा उसमें से, इन सब चीजों को, इश्यूज को कम। अब ये एक इशू, नो मूड फॉर स्टडीज, ये तो एक इस तरह का है कि पढ़ने का ही बच्चों का मन नहीं करता, टाल मटोल करना, होमवर्क ना करना, है ना, ये सब चीजें जो है। क्यों? अब यहाँ पेरेंट की ड्यूटी आती है, पहले तो समझने की जरूरत है कि भाई क्यों जो है बच्चा क्यों नहीं पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या किसी एक सब्जेक्ट में नहीं ले रहा है, या वो पूरा किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उससे बात करने की जरूरत है ना, और उसको बताने की जरूरत है कि ये नॉलेज है, इसकी लाइफ में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, इस पढ़ने के इसके साथ में उसको आगे क्या क्या चीजें मिलनी है, वो आपकी कैसे पेरेंटिंग किस तरह से करते हैं, कैसे आप अपने आप को मोल्डिंग करते हैं, तो ये इन इश्यूज को कम कर सकते हैं। कंसिस्टेंट वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग, ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चों में आती हैं कि हमेशा शिकायत करते रहना, हमेशा कंप्लेन करते रहना। पता लगा स्कूल में गए तो शिकायत, अपने घर में भाई बहन है तो उनकी शिकायत, है ना, आस पड़ोस के बच्चे हैं तो उनकी शिकायत, मतलब नॉन स्टॉप शिकायतों के जो है वो चलते रहते हैं। हम लोग इन चीजों को हल्के में चीजों को लेते हैं, पर ये इश्यूज है, इनको डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और चलने की जरूरत है। और एक और चीज है कि जो शिकायत वाला जो एक है, जो कांस्टेंट जो कंप्लेनिंग है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है कि बच्चे इस चीज को, है ना, ये जानना चाहते हैं कि अटेंशन जो है वो पे कर रहे हैं पेरेंट्स, मेरे तरफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए और कंप्लेंट्स करते हैं। जो कंप्लेनिंग का है कि वो अटेंशन, बच्चे अटेंशन सीख होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उनकी तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से और ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा वो वैसा, वो कहीं रिफ्लेक्शन उनका इस तरफ होता है जहाँ पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते हैं, वो सीधे नहीं उनका जा रहा है, वो दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होके कि उसके दोस्त नहीं सही है, वो नहीं सही है, ये नहीं सही है। तो इन चीजों को बच्चे से बात करके, है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करके इन सब चीजों को सॉल्व आउट करने की जरूरत है। एंग्री एंड एग्रेसिव चाइल्ड, ये चीजें बहुत मैक्सिमम ही बच्चे होते हैं गुस्से वाले, एग्रेसिव, लेकिन कोई चीज लिमिट से जब बढ़ती है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो समस्यात्मक व्यवहार के अंदर बन जाता है। इसीलिए उस व्यवहार को कंट्रोल करने की जरूरत होती है और ये समझने की जरूरत होती है कि वो एग्रेशन, वो एग्रेसिवनेस उसकी क्यों हो रही है, क्या सिचुएशन है, क्या घर के अंदर ऐसी कोई समस्या है या घर के बाहर कोई समस्या है जिसकी वजह से उसका एग्रेशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज को बहुत ज्यादा समझनी जाता है। झूठ बोलना, ऑब्वियस है, छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत, इसमें हम वो नहीं कह सकते कि उनका, ये देखो आप देख रहे हो खाते पे भी उसके बाद बोल रहा है आई डिड नॉट ईट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट नहीं खाई है, जबकि मुंह पे लगी है। अभी तो उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता ना कि यहाँ से समझ लें, लेकिन ये चीजें बढ़ने की नहीं चाहिए, वहां पे पेरेंट्स की ही ड्यूटी बनती है। राइवलरी बिटवीन सिबलिंग्स, भाई बहनों में लड़ाई होती है, ऐसा कोई ये बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हेट्रेड पे आ जाता है ये, मतलब इतनी घृणा अगर बढ़ जाती है, तो ये फिर एक इस तरह की प्रॉब्लम है। इन इश्यूज पे भी देखने की जरूरत है। डिसओबीडियंस, ये चीजें बच्चे के अंदर आती हैं, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, है ना, पेरेंट की बात को नहीं सुनते हैं, कहा तो उसको बात को अनसुना कर दिया, तो ये समझते हैं कि बच्चे बहुत रूड हो गए हैं या बहुत ओवर स्मार्ट हो गए, पर ऐसा नहीं है। उस समय होता क्या है कि बच्चे क्या है कि इस समय अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस, है ना, ट्राई टू एस्टैब्लिश हिज ओन इम्पोर्टेंस एंड ओपिनियन, वो अपनी ऊपर किसी की पावर को, मतलब पेरेंट्स की पावर को नहीं देखना चाहते, है ना, वो ये नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई सुपीरियर है, इसकी वजह से डिसोबीडियंट होते हैं। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि क्यों ये उनके अंदर आ रहा है, क्यों बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्या मैं दूसरे की बात को ही सुनूंगा या सुनूंगी,
तो ये चीज एक उनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से वो डिसओबे करते हैं पेरेंट्स की बात को। एक कंसिस्टेंट टेंट्रम की बात है कि नहीं, बच्चों में हर वक्त पता लगा रोना रोना चिल्लाना और इस तरह की चीजें बनती चली जाती हैं। और यहाँ पे ये भी है, इसके पीछे रीजन ये होता है कभी कभी अटेंशन के लिए बच्चे की पेरेंट मेरी तरफ ध्यान दें, लेकिन यहाँ पे भी चेकआउट करने की जरूरत होती है ना कि कांस्टेंट टेंट्रम बनते चलेंगे तो आगे ये बिहेवियर प्रॉब्लम बना सकते हैं कि जिस समय बच्चा कर रहा है उसको तब उस समय छोड़ दो, लेकिन जब उसका खत्म हो जाए तब उससे बात करो, क्योंकि उस समय आपने अटेंशन दिया जहाँ पे उसने अपना शो किया टेंट्रम, तो आप समझ लो फिर वो आगे रिपीट होगा, क्योंकि समझ में आ गया कि अब मेरा अटेंशन देंगे, अब मैं रोना गाना शुरू किया तो अब आएंगे मेरे पास पेरेंट्स। तो उस समय बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है, बाद में उसको फिर बात करने की जरूरत है। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू, मैंने बस वही डाले हैं, क्या कहते हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, है ना, रिसर्च में। अब ये जरूरी नहीं कि यही टॉपिक है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल को, कभी रिसर्च ये नहीं है कि किसी के कोई कहने से या किसी की उस चीजों को देखने से उसका वे तरीका जो है वो अलग होता है ना। आपको रिसर्च करनी है, पहले फाइंड आउट करिए वो क्या है। रिसर्च हम किस पे करते हैं भाई, प्रॉब्लम पे करते हैं ना, तो पहले उसको प्रॉब्लम को समझना होगा, फिर आप उसको देखना पड़ेगा कि उस पे क्या चीज काम हुआ है, क्या चीज चल रही है, कहाँ पे गैप्स हैं, तो उन गैप्स को आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है अपने मन से हाँ ये टॉपिक है और ऐसे हमने उसको उठा लिया है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके उसके लिए मैंने डाल दिए हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ यही टॉपिक्स होंगे जिसमें कैसे भी हम घुमा के, जिसमें रोल ऑफ पेरेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड एग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो एडोलेसेंट का भी दे सकते हैं, बच्चे का देख सकते हैं, बच्चे में भी हम प्री स्कूल लिख सकते कर सकते हैं, यूथ का भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कई इफेक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स इन चिल्ड्रंस इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, है ना। तो इस तरह की चीजें, और हमेशा ध्यान रखो टॉपिक, ये तो मैंने ऐसी तरह से लिखा है, टॉपिक कभी भी रिसर्च का टॉपिक आप ये समझ लो टाइटल है, वो कभी भी उसमें आपको देखना पड़ेगा वेरिएबल। आप रिसर्च का जब टॉपिक लिखेंगे, ये एक क्लास होगी आपके हाउ टू राइट ए टाइटल ऑफ द रिसर्च, ठीक है, तब मैं इसको डील करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम, हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम हमने वेरिएबल लिया, तो इस वेरिएबल को हम प्रिसाइजली चले जाएंगे, है ना। स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हमने, ये टॉपिक नहीं हो सकता कभी, क्योंकि प्रिसाइज हम उसको जाएंगे भाई हम किसकी देख रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। और फिर सोशल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन तो इतना ज्यादा चिल्ड्रन पूरा बढ़ा है, उसको तो आप कर नहीं सकते। फिर आप कोई स्कूल का देखेंगे, है ना, या किसी एरिया का देखेंगे, स्कूल में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप प्राइवेट स्कूल का देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का देख रहे हैं या कोएड स्कूल का देख रहे हैं, फिर आप कहाँ देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल इंडिया में भी हैं ओवरऑल। फिर हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि प्रिसाइज होके इंडिया में भी हम कहाँ देख रहे हैं, यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, यूपी के बाद भी आप यूपी में पूरा नहीं कर सकते, उसके बाद प्रिसाइज आप किसी अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगे, है ना, किसी एक रीजन में। तो जितना आप कंसाइज होते चला गए, एक बार पिछली वाली क्लास में भी मैंने कहा कि तभी आप जितनी ज्यादा मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट, उतनी ही आपकी रिसर्च जो सही होगी। आपने वेग ले लिया, है ना, तो उसको समेटना, जैसे कहते हैं रायता फैला के उसको समेटना बहुत मुश्किल होगा। तो जितना प्रिसाइज आप चलेंगे उसी तरह से रिसर्च टाइटल, और रिसर्च टाइटल में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रहता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो मालूम नहीं होती है। कभी हम ए से स्टार्ट नहीं करते हैं रिसर्च टाइटल को, ए होगा तो वो रिसर्च उसको नहीं, सॉरी ए से स्टार्ट करते हैं, कभी हम 2 से नहीं स्टार्ट करते हैं, है ना, और कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है रिसर्च टॉपिक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जब हम लेंगे तब डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन? नो मैम। हाँ, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? No, ma'am. कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?
हाँ, नो मैम। कुछ ना समझ में आया हो, कोई चीज है फिर बस आपको मतलब मैं जो ये पेरेंटिंग का है, आप इसको किसी से भी, पेरेंटिंग को किसी भी डेवलपमेंट से आप किसी भी चीज को इसको अभी जो है किसी भी चीज को इसमें ले सकते हो आप, कोई भी पेरेंटिंग में आप फिर से एड ऑन जो आपको लगता है उसको उसमें आप कर सकते हैं वेरिएबल लेके। कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? यस मैम। चलो ओके, चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। चलो थैंक यू अर्चना। थैंक यू। ओके Thank you, दीदी, ma'am. थैंक यू। वीडियो ऑन करने से पता नहीं क्या आया था, स्लाइड जो है वो नहीं शुरू में ना, हाँ अब नहीं, स्लाइड हाँ नहीं, मैं यहाँ से हो हाँ रही वो थी। हमने सुना था, कुछ हो गया होगा टेक्निकल, कोई बात नहीं। चलो अच्छा था, बाकी अब बच्चों को रिसर्च का सब बता ही दे रहे हैं सब लोग कुछ कुछ करके, जिससे इन लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ बाकी चीजें जो है क्या कहते हैं इनको और किस तरह से करना है तो वो बाद में देख लिया जाएगा। हाँ हाँ, अब परसों देखती हूँ, तुम्हारा 28 का क्लास का रखूंगी और 2 का देखती हूँ, ठीक है। चलो बस तुम अपना वो म्यूट कर दो सब, चलिए ठीक है। चलो मैं लीव कर रही हूँ, तुम मत ओके लीव करना। ओके चलो, बाय बाय बाय।